Yeah, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Good. So today in this video, we will see some questions from geomorphology in this series. This is video of the series. अगर आपने दूसरी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड सी दी प्लेलिस्ट। आपको बाकी के क्वेश्चंस भी वहाँ पे मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस। हर वीडियो में जो है एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 20 से 25 मिनट्स की होंगी। So you people can see them and take benefit from them because it will help you in UGC, NET, SET and CUET, SUET सब में आपको help करेगा। So before I will move forward now, I hope you people will like, share and subscribe the channel and please hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will got the notification. सो सबसे पहले जो है हम अपना क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा है द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिस्टल ब्लेंडिंग इज। कौन सी फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होती है क्रिस्टल ब्लेंडिंग के लिए, राइट? टेंशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कंप्रेशनल फोर्स एंड नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी फोर्स क्रिस्टल ब्लेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो जो फोर्स क्रिस्टल ब्लेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है आपकी कंप्रेशनल फोर्स। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इंक्लिनेशन ऑफ रॉक बेड्स विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज। अब कहते हैं कि जो इंक्लाइंड जो रॉक बेड होता है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन उसे क्या कहते हैं, राइट? ये आपके फोल्ड एंड फॉल्ट में आपको लगेगा पता। तो हमें पता है जो इंक्लाइंड होता है ये वाला जो पोर्शन होता है रॉक बेड्स का उसको डिप कहते हैं और जो ये हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन होता है इसको स्ट्राइक कहते हैं। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जो इंक्लाइंड पोर्शन वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका डिप। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन जो बी है, इसका करेक्ट आंसर है, राइट? नेपे होता है आपका जब जो आपकी फोल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बाद में जो फीचर बनता है उसको नेपे कहते हैं। और एस्कर जो है वो आपको पता है ग्लेशियल फीचर्स है, राइट? उससे बनता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, हैंगिंग वॉल इज़ अ। हैंगिंग वॉल ये भी आपके फोल्ड में ही होती है, राइट? हैंगिंग वॉल कौन सी फुल होती है? लोअर वॉल होती है, ये अपर वॉल होती है, साइड वॉल होती है, स्टीप वॉल होती है। तो जो हैंगिंग वॉल है वो आपकी अपर वॉल होती है और एक फुट वॉल होती है। फुट वॉल जो है आपकी वो लोअर जो है वो वॉल होती है, राइट? Now coming to question number 4, the fold in which the angle between two limb is acute angle is known as। कहता है कि जो फोल्ड है, हमारे पास एक फोल्ड है उसके टू लिम्ब है, राइट? उन दोनों के बीच में एक फोल्ड है उसके टू लिम्ब है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। उसको कौन सा फोल्ड कहेंगे? प्लंज फोल्ड कहेंगे, क्लोज्ड फोल्ड कहेंगे, फैन फोल्ड कहेंगे या ओपन फोल्ड कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ योर क्लोज फोल्ड। ऐसा फोल्ड जिसके दो लिम्ब के बीच में जो एंगल है एक्यूट एंगल हो यानी कि लेस देन 90 डिग्री, तो उसको कहते हैं आपका क्लोज फोल्ड। अगर अबव 90 डिग्री हो यानी कि 90 डिग्री और 180 की डिग्री के बीच में हो तो उसको ओपन फोल्ड कहेंगे, राइट? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, द डिसकॉन्टिन्यूटी फाउंड बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल इज नोन एज। जो डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है लोअर क्रस्ट के बीच में और अपर मेंटल के बीच में उसको क्या कहते हैं? कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, मोरविक डिसकंटिन्यूटी, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी एंड लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो इसको कहते हैं मोरविक डिसकंटिन्यूटी, राइट? इसके लिए मैं आपको एक जो है वो फॉर्मूला दूंगी, CMR गुड लीडर, राइट? सी से आपका कॉनराड डिसकंटिन्यूटी हो गया, एम से मोहरविक, आर से आपकी रेप्टी, जी से गुटेनबर्ग, एल से लेहमन। तो आप क्या करना कि आपको इस तरह से लिख लो आप इसमें, राइट? फर्स्ट में हमारे पास अपर क्रस्ट, देन लोअर क्रस्ट, फिर हमारे पास अपर मेंटल, फिर हमारे पास लोअर मेंटल, फिर हमारे पास आउटर कोर, फिर हमारे पास इनर कोर, राइट? तो आप देखोगे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी कॉन्टिन्यूटी होगी? कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहरविक। अपर मेंटल और लोअर जो आपके मेंटल होगी उसके
बीच में होगी आपके पास रैप्टिड डिसकंटिन्यूटी। लो मेंटल और आउटर कोर के बीच में होगी गुटेनबर्ग, और लास्ट में इनर और आउटर कोर के बीच में होगी लिहेमन डिसकंटिन्यूटी। So this way you people can remember this. Now coming to question number 6, which is known as calm of doldrum. calm of doldrum किसे कहा जाता है? पोलर बेल्ट को, सब ट्रॉपिकल बेल्ट को, ट्रॉपिकल बेल्ट को, इक्वेटोरियल बेल्ट को। तो जो काम ऑफ डोल्ड्रम है उसको कहते हैं आपको इक्वेटोरियल बेल्ट को जो है वो काम ऑफ डोल्ड्रम कहा जाता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, पेडोमीटर इज यूज टू मेजर। जो पेडोमीटर होता है वो किसको मेजर करता है? एयर स्टेबिलिटी को, सॉइल डेंसिटी को, क्रॉप डेंसिटी को, ह्यूमिडिटी को। सो जो पेडोमीटर है वो आपका मेजर करता है सॉइल डेंसिटी को, राइट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, द क्रेडिट ऑफ थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन जनरेशन वाज गिवन टू। जो क्रेडिट है थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन जनरेशन का वो किसको दिया जाता है? हॉल एंड डाना को, ई हॉक को, जे.डब्ल्यू. वान्स को, अथर हॉल्म्स को। तो जो थ्योरी जनरेशन का जो क्रेडिट है वो आपका ई हॉक को जाता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट दिया था आपके जियोसिंक्लाइन का वो दिया था हॉल एंड डाना ने। तो इसमें बोला है क्वेश्चन में थ्योरी जनरेशन का जो क्रेडिट है वो किसे जाता है? तो वो ई हॉक को जाता है, और कॉन्सेप्ट का जो है वो आपका हॉल एंड डाना को इनिशियली इन्होंने क्योंकि इसको दिया था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी एवरीवन, so we were in question number 9. So sliding continental theory was given by। जो स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल थ्योरी है वो किसने दी है? कोबर्न ने, जेफरी ने, डेल ने, हॉल्म्स ने। तो जो स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल थ्योरी है ये डेल ने दी है 1926 में, राइट। कोबर्न ने कॉन्ट्रैक्शन जो है वो थ्योरी दी थी, जेफरी ने भी अपनी थ्योरी दी थी इसमें कॉन्टिनेंटल से रिलेटेड, और हॉल्म्स का तो आपको पता ही है, इसने माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी दी है, राइट। नाउ इसका जो स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल थ्योरी है वो डेल ने दिया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंडफॉर्म जनरेटेड बाय फ्लूवियल इरोजन। हमने बताना है कि जो करेक्ट सीक्वेंस क्या है जो लैंडफॉर्म जो है फ्लूवियल इरोजन के द्वारा जनरेट किए जाते हैं। तो हमारे पास पहला है वाटरफॉल्स, अलूवियल फैंस, रैपिड्स एंड पेनीप्लेन, ये। दूसरा है रैपिड, वाटरफॉल्स, अलूवियल फैंस, पेनीप्लेन, देन वाटरफॉल, अलूवियल फैन, पेनीप्लेन्स, रैपिड, अलूवियल फैन, रैपिड्स, पेनीप्लेन एंड वाटरफॉल्स। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। पहले रैपिड्स बनेंगे, फिर वाटरफॉल, फिर अलूवियल फैन एंड देन पेनीप्लेन। पेनीप्लेन जो है लास्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन होता है इसमें फ्लूवियल रोज में, राइट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, सेडिमेंट्री रॉक्स कवर एरिया। सेडिमेंट्री रॉक जो है वो कितना एरिया कवर करती है? 25%, 30%, 85%, 75%। तो जो सेडिमेंट्री रॉक है वो कवर करती है 75% ऑफ द अर्थ, राइट। और बाकी का जो बचा हुआ है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक कवर करती है। तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, हमारे पास टाइप ऑफ वोल्केनो है और कुछ उनकी करेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट वी हैव एक्टिव वोल्केनो, देन डोरमेंट एंड देन एक्सटिंक्ट वोल्केनो। सो हमने इनको मैच करना है। सो एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं जो थ्रू आउट एक्टिव रहते हैं, राइट। तो ऑप्शन ये मैच होगा आपका ऑप्शन बी के साथ। डोरमेंट वोल्केनो जो इनिशियली तो एक्टिव होते हैं लेकिन बाद में डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, यानी कि क्वाइट हो जाते हैं। देन एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए हों, बट वोल्केनो का कोई पता नहीं, कभी भी मतलब इरप्ट हो सकते हैं। तो जस्ट इन केस क्योंकि इसको डिफाइन इस तरह से किया गया है तो हम मानते हैं कि जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है वो वोल्केनो है जो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, द वोल्केनिक एक्टिविटी जनरली टेक प्लेस। जो वोल्केनिक एक्टिविटी है वो कहाँ होती है? मिड ओशनिक बेल्ट में, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में, मिड अटलांटिक बेल्ट में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी। जो वोल्केनिक एक्टिविटी है वो इन सब में जो है वो मतलब इन सब के आसपास होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, केमिकल जो वेदरिंग है कंसिस्ट, केमिकल वेदरिंग में क्या आता है, राइट।
फॉनल वेदरिंग आती है जी, इसमें जो है वो छूट गया है, तो आप इसका ध्यान रखें। फॉनल वेदरिंग, फ्लोरल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, बायोकेमिकल वेदरिंग या फिर ऑक्सीडेशन एंड चिलेशन वेदरिंग। तो इसका केमिकल वेदरिंग जो है वो आपके ऑक्सीडेशन एंड चिलेशन वेदरिंग को कंसिस्ट करती है, और बाकी की सारी जो वेदरिंग है बायोकेमिकल, फ्लोरल एंड फॉनल, ये आपकी बायोलॉजिकल वेदरिंग है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी वाज गिवन बाय। जो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है वो किसने दी? कोबर, हॉल्म्स, जॉली, वैगनर। तो जो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है ये आपकी दी है कोबर ने, ए है इसका राइट आंसर। और हॉल्म्स ने माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी दी है, जॉली ने जो है वो आपकी रेडियो एक्टिव थ्योरी दी है, वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी है 1912 में। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन कौन सा है वर्ल्ड का? हवाई, इटास, ट्रम्बोलिन, कोटोपेक्सी। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कोटोपेक्सी। मोर देन 90,000 फीट जो है इसकी वो हाइट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। Now, coming to question number 17, the magnitude of earthquake is measured on। जो अर्थ का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे मेजर किया जाता है? मर्कली स्केल पे, रिक्टर स्केल पे, सेंट्रोग्राफिक स्केल पे, या फिर फाइकोनोमीटर पे, राइट? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज योर रिक्टर स्केल। जो मैग्नीट्यूड है अर्थ के का वो रिक्टर स्केल पे मापा जाता है, और मर्कली स्केल पे जो है आपका इंटेंसिटी मापी जाती है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कितने अर्थक्वेक जोन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 5, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 5 जो है वो जोन है इंडिया में। द हाइट ऑफ रग्ड माउंटेन्स वेरीड फ्रॉम। इसमें पूछा है जो रग्ड माउंटेन्स हैं इनकी जो हाइट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी होती है, राइट? सो माउंटेन्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट के बेसिस पे भी मतलब क्लासीफाई किए गए हैं। 700 से 1000 मीटर की जो माउंटेन होते हैं उनको लो हाइट माउंटेन्स कहते हैं। 1000 से 1500 तक मीटर तक जो होते हैं उनको जो है मीडियम आप कह सकते हो, या फिर रफ माउंटेन्स कहते हैं। 1500 से 2000 तक जो माउंटेन्स होते हैं उनको रग्ड माउंटेन्स कहते हैं, और अबव अगर 2000 मीटर हो तो उनको हाई माउंटेन्स कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी। 1500 टू 200 मीटर जो माउंटेन्स होते हैं उनको रग्ड माउंटेन्स कहा जाता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, वी हैव सम बुक्स एंड ऑथर्स। हमने इनको मैच करना है आपस में। हमने देखना है कि ह्यूमन यूनिवर्सल्स किसने लिखी है बुक, सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अर्थ किसने लिखी है, नॉट बाय जीन अलोन किसने लिखी है, और को एवोल्यूशन किसने लिखी है। तो जो ह्यूमन यूनिवर्सल्स है वो आपके डोनाल्ड ई ब्राउन ने लिखी है, राइट? एंड सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अर्थ जो है ये आपकी पीटर रिचर्डसन ने लिखी है, नॉट जीन बाय अलोन एडवर्ड ओ विल्सन, और को एवोल्यूशन WH धुरम ने लिखी है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, ब्लॉक माउंटेन्स आर ऑल्सो नोन एज। जो ब्लॉक माउंटेन्स है उनको और क्या कहा जाता है? ब्लैक माउंटेन्स, हॉर्स्ट माउंटेन, अल्पाइन माउंटेन एंड कैलिडोनियन माउंटेन्स। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, हॉर्स्ट माउंटेन्स। हॉर्स्ट माउंटेन भी कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन्स को। Now coming to question number 22, stage of mountain building is known as। माउंटेन बिल्डिंग स्टेज को क्या कहते हैं? लिथोजेनेसिस, क्लिप्टोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस, जुस्टिंजी बर्जेसिस। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ओरोजेनेसिस। माउंटेन बिल्डिंग स्टेज को ओरोजेनेसिस कहा जाता है। लिथोजेनेसिस वो स्टेज होती है जब जियोस इंक्लाइन में सेडिमेंट जो है वो डिपॉजिट हो रहे होते हैं, और ग्लिप्टोजेनेसिस में क्या होता है? इरोजन होना बाद में स्टार्ट हो जाता है। तो लिथोजेनेसिस माउंटेन बिल्डिंग की पहली स्टेज है, फिर ओरियोजेनेसिस आती है, फिर ग्लिप्टोजेनेसिस आती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो स्टेज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग है वो ओरियोजेनेसिस है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, सो वी हैव सम फीचर्स है लाइक पैन प्लान, पेडी प्लान एंड पेनी प्लान। सो इनको हमने देखना है कि ये कौन कौन से फीचर में ये डेवलप होते हैं, राइट? तो आप पैन प्लान देखेंगे तो ये आपका जो है मेनली फ्लड प्लेन्स में ओरिजिनेट होता है। पैडी प्लेन आपका अराइड एंड सेमी अराइड रीजन में, और पेनी प्लेन आपका साइकिल ऑफ इरोजन। साइकिल ऑफ इरोजन डेविस ने दिया था, तो पेनी प्लेन का कॉन्सेप्ट भी डेविस ने दिया है। और जो पैन प्लान है इसका कॉन्सेप्ट क्रिकमेन ने दिया था, और पैडी प्लेन का कॉन्सेप्ट
एलसी किंग ने दिया था, राइट। ऑप्शन ना, ये आपको एक्स्ट्रा इसमें और लग गया पता। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म सॉलिफिकेशन वाज गिवन बाय, जो टर्म है सॉलिफिकेशन का वो किसने दिया था? जे जी एंडरसन ने, के ब्रेयन ने, जे दिलेक ने, या फिर जेम्स ने? तो ये दिया था जे जी एंडरसन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25, द साइक्लिक कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जियोलॉजी बाय, जो साइक्लिक कॉन्सेप्ट है कि अर्थ जो है इट इज़ लाइक अ सर्कल, एवरीथिंग मतलब रिपीट होती है चीज़ें से, तो ये जियोलॉजी में किसने दिया था पहले, सबसे पहले? डटन ने, पैंक ने, डेविस ने, हटन ने? तो ये सबसे पहले दिया था हटन ने, राइट। इन्होंने यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट भी दिया था। डटन ने थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी दी थी। पैंक ने रिप्लेसमेंट जो स्लोप थ्योरी है वो दी है। और डेविस का तो पता ही आपको, फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन। तो कॉन्सेप्ट जो है साइकिल का वो हटन ने दिया है। नाउ कमिंग टू हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी विच इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 26। सो हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी है वो किसने दी है, राइट? आरी रेड ने, आरी हॉटन ने, ब्राउन ने, मैकेंडर ने? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, आरी हॉटन। आरी हॉटन ने 1935 में जो है ये हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी दी थी। आरी रेड्डी ने जो है वो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी दी है। और ब्राउन ने जो है, अभी आपने बुक देखी यूनिवर्सल ह्यूमन यूनिवर्सल्स, वो लिखी है। और मैकेंडर ने जो है वो हार्टलैंड थ्योरी दी थी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27, द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयाज टेक प्लेस ड्यूरिंग, जो अपलिफ्टमेंट हुआ है हिमालयाज का ये कब हुआ है? मिडल पैलियोसीन में, पेलिस्टोसीन में, मिडल मायोसीन में, या फिर नन ऑफ द अबव? तो हिमालयाज का जो अपलिफ्टमेंट हुआ है वो मिडल मायोसीन एरा में या पीरियड में हुआ है, राइट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक रिसोर्स, इनमें से कौन सा बायोटिक रिसोर्स है? कोल, आयरन, कॉपर एंड निकल? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कोल, ऑप्शन ए। Now coming to question number 29, the fluvial cycle of erosion postulated by Davis in which year? जो fluvial cycle है erosion का डेविस ने कब दिया था? 1799, 1899, 1989 या फिर 1986? इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 1899। 1899 को जो है पोस्टुलेट किया था डेविस ने जो है फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन का। बट जो कॉन्सेप्ट है वो 1989 पे आया था, राइट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ वी हैव सम मैचिंग हेयर, हमारे पास कुछ स्ट्रीम्स हैं और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, हमें उनसे मैच करने हैं। तो पहले आप देखिए कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम जो है किसी भी ड्रेनेज सिस्टम की पहली जो है वो मास्टर स्ट्रीम होती है। तो आप कह सकते हो कि फॉलो द पेरेंट स्ट्रीम, राइट। आप इसको भूल जाइए, आप ये सोचिए कि यहाँ पे फर्स्ट मास्टर स्ट्रीम लिखिए, राइट। नाउ कमिंग टू सब्सिक्वेंट स्ट्रीम। सब्सिक्वेंट स्ट्रीम क्या करती है? फ्लो करती है सेम डायरेक्शन में जैसे मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम होगी। ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम होगी ये फ्लो करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जो रिसीक्वेंट स्ट्रीम होगी ये जो है फॉलो करेगी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम को, राइट। उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी जिस डायरेक्शन में कॉन्सिक्वेंट जो है वो स्ट्रीम फ्लो करेगी। नाउ कमिंग टू the end. So everyone, that's all for today. I hope you people will like, share and subscribe the channel, and please don't forget to hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will got the notification. So that's all for today. Thanks for watching. Bye and take care.